वेलकम फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेल साइकिल क्या होता है वो देखने वाले हैं और माइटोसिस ये डिवीजन क्या होती है ये देखने वाले हैं डिटेल्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल एक सेल की लाइफ में जो भी सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं उसके डिवीजन होने के बाद से, जब से वो सेल तैयार हुई है तब से उसके एंडिंग तक या नेक्स्ट डिवीजन तक, उसको उसकी सेल साइकिल बोली जाती है। ओके, सो जनरली बैक्टीरियल सेल जो होता है वो, अगर हम इकोलाई का एग्जांपल लें तो इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो 20 मिनट में ही रिप्रोड्यूस करता है या उसका डुप्लीकेशन हो जाता है या 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं उसमें से। ओके, तो ह्यूमन सेल्स जनरली 24 आवर्स तक डिवाइड होते हैं, सो इट टेक्स 24 आवर्स। ओके, सो अलग अलग सेल की लाइफ साइकिल अलग अलग है, जो उसको डिवीजन करने के लिए जो टाइम लगता है वो अलग अलग है, उसकी ग्रोथ के लिए जो टाइम लगता है वो अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी प्रकार का सेल हो उसकी सेल साइकिल किस तरह से होती है, और हम इस वीडियो में पहले माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स जो माइटोसिस का यूज करके डिवाइड होते हैं उन सेल्स की सेल साइकिल देखने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल it is a sequential event that happens in a life cycle of a cell. Okay, so first cell cycle 2 भागों में divided है। first is interphase और दूसरा it is M phase। पहली जो होती है वो इंटरफेज है, मतलब M phase छोड़कर जो बाकी पूरी फेज होगी सेल साइकिल में उसको हम इंटरफेज बोलेंगे। ये माइटोसिस जिस फेज में होती है वो टाइम छोड़कर ये पूरी जो स्टेज है जिसमें सेल रहता है, जिसमें सेल डिवाइड होता है, ग्रो होता है, जिसमें सेल ग्रो होता है, जिसमें सेल डेवलप होता है, साइज बढ़ती है सेल की, वो पूरी फेज इंटरफेज में आएगी। और जो एम फेज है जो यहाँ पर दिखाई गई है एम फेज, वो है माइटोसिस फेज। ओके, सो इस तरह से 2 भागों में सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है, पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। ओके, सो सेल साइकिल हम डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पर। तो सेल साइकिल ठीक से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ किया है। सबसे पहले देखते हैं हम ये जो सेल साइकिल आप सर्कल फॉर्म में देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली स्टेज आती है वो आती है G1 फेज। ओके, G1 फेज मतलब ऐसी फेज है जो जस्ट सेल डिवीजन के बाद शुरू हो रही है, उसको G1 फेज बोला जाता है। इस फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा। हाँ, G1 फेज के कैरेक्टर क्या है, इसमें सेल ग्रोथ होगी, सेल की साइज बढ़ेगी। यस, नॉर्मल सेल की तरह वो बिहेव करेगा, काम करेगा। इसमें सेल के ऑर्गेनेली तैयार होंगे। ओके, डिफरेंट फंक्शन सेल कैरी आउट करेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ सेल, बिकॉज इस जो स्टेज में G1 स्टेज में जो सेल है वो अपने मेन फंक्शंस करेगा। इस स्टेज में सेल ज्यादा ग्रो करेगा, उसकी साइज बढ़ेगी। ओके, और ये लगभग 8 से ज्यादा घंटों की हो सकती है। सो अगर हम देखें तो ये जो G1 फेज है इसमें सेल ज्यादा टाइम पे रहेगा। ओके, उसके बाद आती है S फेज। G1 फेज खत्म हुई मतलब यहाँ पर सेल की ऑप्टिमम ग्रोथ हो चुकी है, मतलब सेल प्रॉपरली ग्रो हो चुका है। अभी सेल ने ऐसी स्टेज अटेंड की है जिसके बाद S फेज, ऐसी स्टेज अटेंड की है सेल ने जिसके बाद अभी आगे ग्रोथ हो नहीं सकती। एक ग्रोथ को लिमिटेशन होती है, किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक ग्रोथ लिमिटेशन होती है कि उसके बाद वो ग्रो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इधर वो बाउंड्री आ जाती है G1 स्टेज के एंड में, जहां पर सेल अभी आगे ग्रो नहीं होगा। ओके, सेल हैज अटेंड इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। उसके बाद सेल जो है वो S फेज में जाता है। S फेज मतलब सिंथेसिस फेज। S का इधर अर्थ है सिंथेसिस या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अभी यहाँ पर जो सेल है वो ऑप्टिमल पूरा ग्रो हो चुका है। उसके बाद उसके आगे डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, मतलब सेल की ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज करेगा, मतलब डीएनए की 2 कॉपीज बनाएगा। क्योंकि अगर सेल पूरा ग्रो हो चुका है तो उसको डिवाइड होना चाहिए, 2 सेल में बढ़ जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तभी तो वो आगे जो टिश्यू है या ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो सकता है।
तो इसलिए क्या क्या होगा, यहाँ पर डीएनए की डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। डीएनए की डुप्लीकेशन मतलब डीएनए के दो पार्ट तैयार होने। सिंगल डीएनए सेल में रहता है, सिंगल जीनोम की कॉपी रहती है, तो अगर दो सेल तैयार होने होंगे तो उसके डुप्लीकेशन होना जरूरी है। सो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होगी, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। ये लगभग 6 से 8 घंटा होती है। अगर हम एवरेज सेल का जो डिवीजन टाइम है वो 24 घंटे का अगर हम लेके चले तो 6 से 8 घंटे इस एस फेज में सेल बिताता है। ओके, सो यहाँ पर पूरी रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए की दो कॉपीज पूरी तैयार हो चुकी है इस जगह पर, मतलब ये एस फेज की बाउंड्री आएगी। वंस डीएनए की रेप्लिकेशन पूरी हो गई, ओके, अभी क्या होगा, सेल वापस से फिर से ग्रो होने लगेगा। और इस ग्रोथ फेज में ये वाली जो ग्रोथ फेज है 2 से 5 घंटे की होती है। इस ग्रोथ फेज में ऐसे प्रकार के प्रोटीन्स तैयार किए जाएंगे, ऐसे प्रकार के डिफरेंट मेटाबोलाइट्स तैयार किए जाएंगे जो सेल को डिवाइड होने में मदद करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इस स्टेज में ना प्रिपरेटरी फेज भी बोला जा सकता है इसको, जो माइटोसिस के लिए मदद करेगी। ओके, सो इस स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी माइटोसिस। सो जो G2 फेज है इसका क्या काम होगा, G2 फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the preparatory phase, or G2 phase is responsible for preparation of cell for the cell division, okay, for the mitosis, that is the division that is going to be occurring here. Okay, so mitosis जो है वो M phase में आएगा। अभी ये पूरी इंटरफेज हो गई। ओके, इंटरफेज खत्म होने के बाद फिर M phase आती है जिसको हम माइटोसिस फेज बोलते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, देखो, माइटोसिस मतलब यहाँ पर ये बाउंड्री आ गई, यस, ये G2 फेज की बाउंड्री आ गई, मतलब सेल इज रेडी फॉर सेल डिवीजन। सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए रेडी है। अभी जो होगा आगे सेल डिवीजन शुरू होगी। सो माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर होने वाली है। ओके, सो सबसे पहले तो सेल किस किस तरह से डिवाइड होता है वो हम डिटेल्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम माइटोसिस की डिटेल्स में जाएंगे। सो पहले सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं पहले देख लेते हैं हम। सेल डिवीजन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली अमाइटोसिस। ओके, सो नॉर्मली जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेल में वो हमेशा क्या रहता है, ट्वाइस एन रहता है। ओके, मतलब क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी रहती है हमेशा पेयरिंग में रहती है। ओके, जो एन की वैल्यू है ह्यूमंस में वो 23 है, तो इस वजह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे में रहेंगे और टोटल क्रोमोसोम 46 रहेगा। ओके, इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम्स रहते हैं। सो अमाइटोसिस में क्या होता है, जो डिवीजन का पहला प्रकार है, इसमें सेल इक्वेशनली डिवाइड होता है, मतलब एक सेल छोटी होगी तो एक सेल बड़ी होगी। इस डिवीजन को अमाइटोसिस बोला जाता है, जिसमें डीएनए इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब जो दो ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे उसमें ट्वाइस एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्वाइस एन और ट्वाइस एन वाले ही सेल तैयार होंगे, जिसमें क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एन ही रहेगा, लेकिन इसकी साइज अलग अलग होगी। सो इसको अनइक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जिस तरह से पोलन ग्रेन्स में होता है, उसमें जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो तैयार होती है तो उसमें ना क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन सेल की साइज अलग अलग रहती है। ओके, सो इसको अमाइटोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसको माइटोसिस बोला जाता है। माइटोसिस ये सारे सोमैटिक सेल्स में होती है ये डिवीजन। इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंट सेल का वो ट्वाइस एन रहेगा। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो दो सेल्स तैयार होने वाले हैं उसमें ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये रिस्टोर रहेंगे, मतलब जो भी दो सेल्स तैयार होंगे उसमें ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा ही बना रहेगा और दोनों भी सेल बिल्कुल इक्वल तैयार होंगे, मींस द सेल साइज विल बी सेम। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ओके, एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस। ओके, मियोसिस, इसमें जो ट्वाइस एन क्रोमोसोम नंबर होता है ये हाफ हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। ओके, ये एन और एन में बदल जाता है। सो दो ऑर्गेनिजम्स जो तैयार हो रहे हैं या दो सेल्स जो तैयार हो रहे हैं वो एन और एन टाइप के होंगे, इसीलिए इसको ना रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। इसीलिए जो ट्वाइस एन नंबर है क्रोमोसोम का वो एन और एन में बदल जाता है। सो मियोसिस जो है वो हमेशा गोनैड्स में होती है, गोनैड्स में होती है या गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस में होती है।
ओके, गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस में होती है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस इस डिवीजन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं, और माइटोसिस किस प्रकार से ये एक सेल साइकिल में आती है। माइटोसिस लगभग 1 से 3 घंटे की होती है नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के लिए। अलग अलग सेल्स पे ये अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग हो सकता है माइटोसिस का, लेकिन टिपिकल एवरेज ह्यूमन सेल के लिए ये 1 से 3 घंटे में डिवाइड कर देता है सेल। सो इसीलिए माइटोसिस की डिवीजन जो है वो 1 से 3 घंटे के बीच में रहेगी। अलग अलग सेल्स जो है उसमें अलग ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन सेल किस प्रकार का काम कर रहा है। ओके, सो ये थी सेल साइकिल, सेल किस तरह से अलग अलग भागों में उसकी जिंदगी जीती है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम जी नॉट फेज भी बोलते हैं। सो जी नॉट फेज डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, सो देखिए यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो जस्ट डिवाइड होने के बाद ना उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है या ग्रोथ रुक जाती है। ओके, ऐसा किस में होता है? तो ऐसे कई सेल्स है जिसमें जैसे ही वो डिवाइड करते हैं किसी कंडीशन की वजह से उसकी आगे सेल ग्रोथ नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं जी नॉट फेज। ओके, तो कई बार सेल इस स्टेज में अरेस्ट रहता है और यहाँ पर सेल ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसमें उसका कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है, और वो डेड भी नहीं है। ओके, ऐसी स्टेज बोलते हैं इसको। और जी नॉट फेज में जाने के बाद वो सेल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब तक आगे उसको ग्रो होने के लिए प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलते तब तक ये जी नॉट फेज में ही रहेगा। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना हो तो इसका एग्जांपल है सीड डॉर्मेंसी। जो सीड्स में जो सेल्स होते हैं, एक बार सीड डिवाइड हो गई, सेल डिवाइड हो गई सीड्स में की, और उसमें क्या वाटर कंटेंट चला गया तो सेल जी नॉट फेज में चला जाता है। ओके, मतलब सीड डॉर्मेंट हो जाता है। ओके, सो डॉर्मेंसी कब ब्रेक होगी? जब उस सीड्स को वापस से मॉइस्चर, वाटर, सॉइल, ये सब कंडीशन जो प्रॉपर कंडीशन है ग्रोथ के लिए वो उसको वापस से मिलेंगे, तब वो जी नॉट फेज छोड़ के जी1 फेज में चला जाएगा। सो अगर आपने देखा होगा मतलब वीट, यस, और अदर कोई ग्रेन्स होंगे जैसे पीस, यस, इस तरह के ग्रेन्स जो ड्राइड फॉर्म में है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ग्रेन्स मर गए हैं या वो जो सीड है वो डेड है। वो जी नॉट फेज में अरेस्टेड है। उसको अगर आप प्रॉपर कंडीशन दोगे तो वो वापस से स्प्राउटिंग होगी उसकी, और वो वापस से जी1 फेज में एंटर हो जाएगा और सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी उसकी। ओके, सो इस तरह से कई सेल्स में जी नॉट फेज भी आती है, और कई सेल्स में जी नॉट फेज का बहुत इंपॉर्टेंस भी है। ओके, अभी जो माइटोसिस फेज या एम फेज जिसके बारे में हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं, जो माइटोसिस आज का वीडियो का टॉपिक है, तो एम फेज 4-5 इंपॉर्टेंट भागों में डिवाइडेड है। 4 तो न्यूक्लियस डिवीजन के हैं और एक है सेल डिवीजन की। ओके, तो पहले क्या होगा? पहले जो माइटोसिस है, अभी हम इस माइटोसिस के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। सो माइटोसिस दो भागों में डिवाइडेड है। जो माइटोसिस डिवीजन है, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, वो 2 भागों में डिवाइडेड है माइटोसिस। ओके, 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ये 2 शब्दों से बना है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। हाँ, so breakdown of nucleus into 2, okay, that is called karyokinesis. So mitosis में 2 स्टेप्स होंगे। पहला कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाएगा, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो सेल की ब्रेकडाउन या साइटोप्लाज्म की ब्रेकडाउन होगी। तो पहले न्यूक्लियस के 2 भाग होंगे या 2 भागों में न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, फिर बाद में सेल भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से माइटोसिस में 2 भाग होते हैं, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। ओके, सो आइए देखते हैं। पहले हम कैरियोकाइनेसिस डिटेल्स में देखेंगे और किस तरह से क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल में, हम वो सब देखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको सेल साइकिल समझ में आया हो। आई विल रब दिस डायग्राम। तो पहले जो स्टेप है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस ये फर्स्ट स्टेप में ही होगा, जिसको हम प्रोफेज भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइटोसिस is divided into 2 parts. First is karyokinesis, second is
साइटोकाइनेसिस। ओके, सो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या डिवीजन होती है हम और क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस में जो पहला स्टेप है वो है प्रोफेज, दूसरी स्टेप है मेटाफेज, तीसरी स्टेप है एनाफेज और फोर्थ स्टेप है टीलोफेज। ओके, सो ये 4 स्टेप में अपना जो न्यूक्लियस है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सो इन सारे स्टेप्स के बारे में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं डायग्राम्स के साथ। ओके, सो हम पहले प्रोफेज से शुरू करेंगे। प्रोफेज में क्या होगा हम वो देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे प्रोफेज की डायग्राम बनाने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो सपोज ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ओके, सो इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेगा और एक बाजू में यहां पर न्यूक्लियोलस रहेगा। ओके, सपोज दिस इज अ सेल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी सेल्स, एनिमल सेल भी ले सकते हैं आप, प्लांट सेल भी ले सकते हैं। यहां पर हमने एक रेगुलर सेल लिया है जो एनिमल सेल भी हो सकता है या प्लांट सेल भी हो सकता है। ओके, इस तरह से न्यूक्लियस है और उसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो है, जो डीएनए है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेगा, जो ऐसे सेपरेटेड फॉर्म में रहेगा। ओके, नॉर्मल इंटरफेस में। ओके, और उसके साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के आरएनए, टीआरएनए, आरएनए के जीन्स होते हैं। ओके, पहले स्टेज में क्या होगा, सेल अभी प्रिपेयर्ड हो चुका है डिवीजन के लिए, मतलब प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियस में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, ओके, ये क्रोमैटिन मटेरियल धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो जाएगा। ओके, सो प्रोफेज के एंड तक जो प्रोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज की डायग्राम है, अर्ली प्रोफेज। और लेट प्रोफेज में क्या होगा, इस तरह से सपोज ये सेल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। जो न्यूक्लियर अभी इधर दिखाया मैंने आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी रहता है अलग अलग जगहों पे। सो वो डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी। सो लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमको बिल्कुल कम दिखेगी। ओके, इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में था पहले अर्ली प्रोफेज में, वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, इस तरह से हमको दिखने लगेगा। ओके, इस तरह से हमको क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में दिखने लगेगा। ओके, सो हियर जो क्रोमोसोम है हमको थोड़ा सा डार्कली दिखने लगेगा। उसके साथ न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था जो रेगुलर सेल में दिखता था, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा और हमको कम दिखाई देगा, मतलब फेंटली विजिबल रहेगा यहाँ पर। और जैसे जैसे प्रोफेज कंप्लीट होती जाएगी, ये न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस, हाँ, ये पूरा डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, और पूरे जो क्रोमोसोम्स है इसमें प्रोफेज में वो कंडेंस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज डेवलप होगी। पहले जो एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल, इसको सेंट्रियोल बोला जाता है। ओके, सेंट्रियोल जो सेल में साइड में रहता है, इसकी भी डुप्लीकेशन हो जाएगी इंटरफेज में, और ये 2 सेंट्रियोल इस तरह से तैयार हो जाएंगे और इस तरह से इसमें स्पिंडल फाइबर्स से ज्वाइंट रहेंगे ये दोनों सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल। ओके, सो इन सेंट्रियोल का क्या काम है, तो सेंट्रियोल ये बहुत जरूरी है सेल डिवीजन में, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स को होल्ड करके रखते हैं। ओके, जैसे जैसे आगे डिवीजन बढ़ेगी वैसे वैसे ये सेंट्रियोल्स 2 ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, मतलब एक सेंट्रियोल यहाँ पर है तो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो हम प्रोफेज की जो क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं पहले। सो जो प्रोफेज है इसमें पहली स्टेप क्या होगी, प्रोफेज में पहली स्टेप ये होगी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जो है इसकी कंडेंसेशन होगी पहली स्टेप। ओके, दूसरी स्टेप क्या होगी, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है, जो 2 सेंट्रियोल तैयार हो गए वो 2 अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे, मतलब 2 ऑपोजिट पोल, एक अगर यहाँ हो तो एक यहाँ चला जाएगा, एक अगर ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब ऑपोजिट पोल में आएंगे। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ माइटोसिस एपरेटस। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये भी अपीयर हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अपीयरेंस
ऑफ माइटोसिस apparatus। ओके, और जो फोर्थ स्टेप होगी प्रोफेज में वो क्या होगी? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी और पूरा साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाएगी। ओके, सो ये जो प्रोफेज है इसमें ये सब चीजें होंगी, ये सारे इवेंट्स होंगे। उसके बाद जो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी जा चुकी है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगी जिसको हम मेटाफेज बोलते हैं। तो आइए मेटाफेज के बारे में देखते हैं। उसकी पहले डायग्राम देखेंगे और उसके बाद मेटाफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो देखेंगे। पहले मेटाफेज की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो मेटाफेज में क्या होगा, देखिए सबसे ये जो सेल थी जो हमने जिसका एग्जांपल लिया था वो एक सेल में आपको एनलार्ज्ड फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज जो सेंट्रियोल मैंने दिखाया था प्रोफेज में वो इस तरह से दो अलग अलग जगहों पे चला गया है। फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला। ओके, ये दो सेंट्रियोल जो इंटरफेज में डुप्लीकेट हो चुके थे वो दो अलग अलग पोल पे चले गए। ओके, और जो क्रोमोसोम जो कंडेंस हो चुका था क्रोमैटिन मटेरियल, ये सारे क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस पेयरिंग में रहते हैं इस तरह से पेयरिंग में रहेंगे, वो सारे सेंट्रल लाइन पे आके अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से जो इक्वेशनल लाइन है और जो इक्वेटर है सेल का उस पे आके अलाइन हो जाते हैं। और ये डायरेक्ट अलाइन नहीं होते, ये सेंट्रोमियर्स जो सेंटर का पार्ट है क्रोमोसोम का उससे ये स्पिंडल apparatus से इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स से इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं दोनों तरफ। ओके, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स जो माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट्स या ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं वो इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और जो क्रोमोसोम है वो पूरा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। सो ये मेटाफेज स्टेज है जिसमें प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स आपको दिखेंगे। सेंट्रियोल दो पोल पे अलग अलग पोल पे चला जाएगा। जो क्रोमोसोम है वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम के फॉर्म में इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में सेंटर में आके अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद मेटाफेज स्टेज जो है वो इस तरह से बिगिन होगी। मेटाफेज स्टेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम देखते हैं। दूसरी जो है स्टेज मेटाफेज स्टेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। सो पहला मेटाफेज में क्या होगा, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए, अभी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसकी जो क्रोमेटिड्स है इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ साथ जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रोमियर है वो प्रोमिनेंटली दिखेगा हमको। इट इज प्रोमिनेंटली विजिबल। ओके, क्योंकि ये आराम से अगर आप उसको सेल माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको प्रॉपरली ये डिटेल्स में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें मेटाफेज प्लेट, ये जो बीच वाली जो प्लेट है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स एक साथ आए हुए हैं इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन होगी। ओके, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, स्पिंडल्स जो है वो सेंट्रोमेयर को स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रोमेयर को अटैच हो जाएंगे। सेंट्रोमेयर स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रोमेयर, मतलब स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमेयर को प्रॉपरली अटैच हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा या सेंट्रोमेयर डिवाइड्स द क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर से जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमेयर के जगह से पूरे डिवाइड होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। ओके, सो ये जो इवेंट है ये मेटाफेज में होगा कि पहले क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो प्रोमिनेंटली दिखेंगे हमको, सेंट्रोसोम भी प्रोमिनेंटली दिखेगा। फिर मेटाफेज प्लेट फॉर्म होगी, मतलब जो इक्वेटर होता है उस इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो जाएंगे
और अलाइन होने के बाद उसमें स्पिंडल फाइबर्स, जो सेंट्रोमेयर होता है, क्रोमोसोम का जो सेंटर का भाग होता है उसको हम सेंट्रोमेयर ऐसे बोलते हैं। तो सेंट्रोमेयर पे सारे स्पिंडल फाइबर्स आके ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा। ओके, तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन जो है उसके हिसाब से, और वो पोजीशन क्या है इसके हिसाब से 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो डिपेंड होता है कि क्रोमोसोम कैसे इधर ज्वाइन होता है, उसके हिसाब से 4 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। पहला इस तरह से एक्रोसेंट्रिक, ओके, इस तरह से होगा जिसमें 2 बाजू छोटे हैं और 2 बाजू बड़े हैं, इस तरह से, इसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। आगे का है बरोबर सेंटर में होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा सेंट्रोमेयर, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ओके, एक्रोसेंट्रिक में ना पूरा कोने में नहीं होता है सेंट्रोमेयर, छोटे से कोने में होता है। और जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स पूरी एक बाजू में ही आएंगे। ओके, इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ओके, पूरा इसमें जैसे सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सेंटर में, एक्रोसेंट्रिक मतलब एक कोने में सेंट्रोमेयर, टीलोसेंट्रिक मतलब पूरा ही कोने में, और मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में है सेंट्रोमेयर। ओके, सो ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हो गए। ओके, तो इस हिसाब से वो आराम से क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पे आके अलाइन हो जाएंगे और वो सेपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, जो क्रोमोसोम सेपरेशन होगी वो अगली स्टेज में होगी जिसको हम एनाफेज बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एनाफेज। ओके, सो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में देखो इधर ये सेल है, इस तरह से सेंट्रियोल है दोनों तरफ, और इस तरह से उन्होंने स्पिंडल फाइबर तैयार किए हुए हैं, इस तरह से स्पिंडल फाइबर तैयार किए हुए। ओके, सो जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे। ओके, सपोज ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है जो डिवाइड हो चुका है अभी। ओके, इस तरह से जो इक्वेटर से वो अलग होने लगेंगे और दोनों पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। ओके, सो जो सेंट्रोमेयर है वो पोल्स की तरफ मूव होगा, इस तरह से इसको क्रोमोसोम बाइंड फॉर्म में रहेगा। ओके, इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो 2 अलग अलग पोल पे सेपरेट होने लगेंगे और ये एनाफेज में होगा। सो एनाफेज में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सो एनाफेज में पहली स्टेप क्या होगी एनाफेज में, तो पहला स्टेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स। ओके, पहली स्टेप होगी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन। जो मेटाफेज प्लेट थी जो सेंटर इक्वेटर पे अलाइन हुए थे वो क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम से 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे और वो दोनों सेपरेट होने लगेंगे। ओके, दूसरी स्टेप है द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड बाय स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर्स जो है वो पुल करने लगेंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये अलग प्रकार के प्रोटीन्स जो होते हैं, जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होते हैं उस हिसाब से ये बने हुए हैं, जो इधर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली इस तरफ आएगा और आगे के साइड से वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिस तरह से हमको लगेगा कि क्रोमोसोम वो पोल की तरफ मूव हो रहा है। ओके, इस प्रकार के प्रोटीन्स जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होते हैं उनसे स्पिंडल फाइबर्स बने रहते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट स्टेप होगी जो एनाफेज में होगी दैट इज सेंट्रोमियर डिवीजन। ओके, अगर क्रोमोसोम मूव होगा तो सेंट्रोमियर डिवीजन होने के बाद ही मूव होगा। सो सेंट्रोमियर डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट। ओके, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और क्रोमोसोम भी इक्वल पार्ट में उस वजह से डिवाइड हो जाएगा
और ये तो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा तो एक भाग ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक पैर ऊपर की तरफ जाएगा और एक पैर नीचे की तरफ आएगा। ह्यूमन बीइंग में ऐसे 23 पैर्स ऊपर के बाजू में जाएंगे, 23 पैर्स नीचे वाले साइड में जाएंगे, मतलब नीचे वाले पोल की तरफ और ऊपर वाले पोल की तरफ जाएंगे, और इस तरह से टोटल जो जीनोम है वो इक्वली दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और एनाफेज में नेक्स्ट क्या होगा, फाइनल स्टेज होगी, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ध्यान में रखिए ये सेल कैसा है, किस प्रकार का फंक्शन करता है, उस हिसाब से ये, जैसे मैंने आपको वर्टिकल दिखाया है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसे ये अभी यहाँ पर सपोज इधर एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है, और सपोज इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स तैयार हुए हैं, तो ये जो सेपरेशन है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो ये किस प्रकार से सेल काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस हिसाब से हॉरिजॉन्टल स्पिंडल फाइबर्स तैयार करेंगे या वर्टिकल स्पिंडल फाइबर्स तैयार करेंगे। तो ये डिपेंड्स होता है कि सेल किस प्रकार का काम करता है। ओके, सो ये सब चीजें एनाफेज में होंगी, और एनाफेज एक बार होने के बाद सेल सेपरेट हो गई है तो लास्ट स्टेज होगी कैरियोकाइनेसिस की। जो लास्ट स्टेज है उसको हम टीलोफेज भी बोलते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की एंड है ये, जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस का एंडिंग, इसमें टोटली सेपरेशन हो जाएगा, टीलोफेज। ओके, पहले मैं टीलोफेज की डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं कि टीलोफेज में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सो टीलोफेज में क्या होगा, इस तरह से सेल दो भागों में प्रॉपरली न्यूक्लियस जो सेल है वो इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमको, और न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे वापस से रीअपियर हो जाएगी। जो भी अभी हमने यहाँ पर आपको वर्टिकल दिखाया है, तो इस वजह से सेल भी जो भी डिवाइड होगी वो वर्टिकल ही डिवाइड होगी, इस तरह से। ओके, इस तरह से होगा। जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी और सेल फरो तैयार होगा। तो यहाँ पर इसको बीच को क्या बोलते हैं, फरो। ओके, सेल मेम्ब्रेन में फरो तैयार होने लगेगा और धीरे धीरे ये फरो डीप होता जाएगा। तो ओके, तो साइटोकाइनेसिस में क्या क्या होगा पहले हम देखते हैं। सो पहले साइटोकाइनेसिस में डिवीजन और साइटोप्लाज्म होगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन बराबर हाफ अमाउंट में सेल ऑर्गेनेली दोनों अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो फरो फॉर्मेशन है, फरो फॉर्मेशन हैपन्स, और जो फॉर्मेशन होगा वो डीप भी हो जाएगा। ओके, डीपन्स, इट डिपेंड्स। ओके, सो धीरे धीरे जो फरो है वो अंदर अंदर आता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों तरफ से जो फरो तैयार हुआ है वो ज्वाइन हो जाएगा और दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में सेल सेपरेशन। ओके, सो इस तरह से सेल डिवाइड होगी। एनिमल सेल, ओके, प्लांट सेल में क्या प्रॉब्लम होता है, ये एनिमल सेल की डिवीजन मैंने आपको बताई। प्लांट सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग रहता है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है। ओके, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूं। सपोज इस तरह से प्लांट सेल होगा, इस तरह से। तो प्लांट सेल में जो होता है ना, जो एंडिंग इधर, सपोज दिस इज द प्लांट सेल। ओके, ये प्लांट सेल वॉल है और ये प्लांट सेल है जिसमें अभी दो अलग अलग न्यूक्लियस तैयार हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंटर में है ना वो सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, सेंटर से ही शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, छोटी छोटी सेल प्लेट्स जो है वो सेंटर में ही फॉर्म होने लगेगी और ये सेल प्लेट्स बड़ी बड़ी होती जाएगी और साथ में जा जाके धीरे धीरे ये साइड के सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और इस तरह से सेंटर में दो अलग अलग सेल तैयार हो जाएंगे। एक सेल ऊपर का होगा और एक सेल नीचे का होगा। इस तरह से दो सेल सेपरेट हो जाएंगे प्लांट सेल की केस में। ओके, सो प्लांट सेल में क्योंकि फरो नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि जो सेल्यूलोज की सेल वॉल है वो बहुत रिजिड है, तो इस वजह से सेंटर में ही जो सेल प्लेट होती है उसको सेल प्लेट बोला जाता है,
वो सेंटर में ही तैयार हो जाती है और वो प्लेट बड़ी बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे प्लेट्स तैयार होकर वो आपस में मिलने लगते हैं और पूरी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पूरी सेपरेट हो जाती है। इस तरह से प्लांट सेल सेपरेट होता है। ओके, सो इस तरह से प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होता है वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। अभी जो दो सेल्स तैयार होंगे माइटोसिस होने के बाद, ये दोनों भी सेल्स में क्या क्या होना चाहिए, ये दोनों भी सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो ट्वाइस एन रहना चाहिए, जो ट्वाइस एन से तैयार हुआ है, इसीलिए इसको हमने इक्वेशनल डिवीजन भी बोला है। ओके, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला है क्योंकि दो सेल्स एक जैसे तैयार हुए हैं और दोनों सेल्स अपने पेरेंट्स के जैसे ही है, इसीलिए इनको क्लोन भी बोल सकते हैं, हम क्लोन भी बोल सकते हैं। और ये जो सेल डिवीजन है ये हमेशा सोमैटिक सेल्स में ही होती है। ओके, सोमैटिक सेल्स में ही माइटोसिस सेल डिवीजन होती है और ये सबसे कॉमन प्रकार की सेल डिवीजन है। ओके, सो ये तो था पूरा जो सेल डिवीजन है, इसके डिटेल्स का जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आपने वीडियो लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू आपका। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।